जो आपका सब्जेक्ट है, लोग इसमें पीएचडीज़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आगे डिटेल में जाके आप पढ़ेंगे भी, डिस्कस भी करेंगे। स्क्रीन आपके साथ मेरी शेयर हो गई है। अच्छा जी, जो चीज़ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका है चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर बुक, जिसको वो लिख रहा है मैनेजिंग चेंज। चेंज बेसिकली क्या है, इस पे आज हम बात करेंगे। और ये चेंज जब भी होती है तो किस तरह से चेंज इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे आपको यहाँ पे देखें, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर, मेकिंग द केस फॉर चेंज, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द व्यू ऑन द चेंज प्रोसेस, क्लासीफाई एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, एक्सप्लेन हाउ टू चेंज, और फिर नो हाउ टू बी चेंज रेडी बाय ओवरकमिंग योर रेजिस्टेंस टू चेंज, डिस्कस कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन मैनेजिंग चेंज, उस चेंज को मैनेज करने के लिए व्हाट सॉर्ट ऑफ स्किल्स यू आर रिक्वायर्ड, वो हम डिस्कस करेंगे। और फिर टेक्निक्स फॉर स्टिमुलेटिंग इनोवेशन है, और एक्सप्लेन करेंगे एंड पे कि वाई मैनेजिंग डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जिस चीज़ से आज हम स्टार्ट करेंगे वो आपका चैप्टर नंबर 6 है, एंड दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ योर, अगर मैं आपको दिखा सकूं यहाँ पे, कि वो आपके, अगर आप यहाँ पे फोकस करें थोड़ा सा, तो ये जो आपका पार्ट सेकंड है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ मैनेजिंग चेंज इन टुडेज़ वर्ल्ड प्लेस, तो अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो वो आपको स्ट्रेट अवे चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद फिर वो जब प्लानिंग पे जाते हैं तो वो आपका चैप्टर नंबर 8 आ जाता है। तो जिसका मतलब ये है कि आपने चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 जो है वो आपने अपने पार्ट 2 के डिस्कस किए हैं। उसके जब हम आगे चलेंगे तो फिर हम बात करेंगे कि आपका जो प्लानिंग है वो प्लानिंग किस तरह से एक्चुअली आप करते हैं, और उस प्लानिंग को फ्रॉम डे 1 टिल कंप्लीशन आप किस तरह से उसको लेके चलते हैं। तो आज जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपकी चेंज है, चेंज मैनेजमेंट है। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि चेंज बेसिकली क्या है, और उस चेंज के लिए आपको किन किन मराहल से गुज़रना पड़ता है। लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ उस चेंज को किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, और फिर उस चेंज के अगेंस्ट वो किस तरह से जो है वो उसको रेजिस्ट करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, जिसमें वो ये लिख रहा है कि any alteration of people, structure or technology in an organization is called organizational change। ऑल्ट्रेशन का मतलब ये है कि जब भी आप लोगों में, स्ट्रक्चर में या टेक्नोलॉजी में कोई छेड़छाड़ करेंगे तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कहलाती है। और उस ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को जो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको हम चेंज एजेंट बोलते हैं। जिसको वो ये लिख रहा है कि समवन हु एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट एंड अज्यूम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग द चेंज प्रोसेस। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको समझ आ जानी चाहिए, अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि जब भी हम प्रोसेस की बात करेंगे तो उसका मतलब ये है कि जब आप प्रोसेस को पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आप चंद एक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, और जब उनको आप परफॉर्म करेंगे तो एट द एंड आपके पास कोई ना कोई उसका आउटकम लाजमी होगा। विदाउट आउटकम देर कैन नॉट बी अ प्रोसेस। तो प्रोसेस की कंप्लीशन का मकसद ही ये है, पर्पज़ ही ये है कि आप कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं और उन एक्टिविटीज़ के परफॉर्मेंस की एंड पे आपके पास एज एन आउटकम कुछ ना कुछ लाजमी आना चाहिए। तो वो जो चेंज है, आपके चेंज बेसिकली वो आपके पीपल हो सकते हैं, आपका स्ट्रक्चर हो सकता है, वो आपकी टेक्नोलॉजी हो सकती है। अब इन चेंजेस कोई जो फोर्सेस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं।
एक्सटर्नल और इंटरनल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में दो फोर्सेस होती हैं। हमने लास्ट टाइम जब क्लास में डिस्कस किया था तो मैंने आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके दी थी कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जो वो फोर्सेस जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वॉल बाउंड्री के अंदर हैं वो आपकी इंटरनल फोर्सेस हैं, और जो उससे बाहर हैं वो आपकी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। जैसे मैं एक यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है वो एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन सी हैं चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से। चेंजिंग कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर्स डेफिनेटली आपके आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंटल लॉज चेंज हो जाते हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। चेंजिंग टेक्नोलॉजी, दुनिया ने आप एक चीज़ बना रहे हैं और उस चीज़ को बनाते जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि कोई इनोवेशन आ जाती है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, तो वो भी जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। फिर आपका इकोनॉमिक चेंजेस हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम स्टेबिलिटी की बात भी की थी, पॉलिटिकल की और इकोनॉमिक की, कि इकोनॉमिक चेंजेस आ जाती हैं। इकोनॉमिक चेंजेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर मैं आपको बताऊं कि जी आपका इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाता है, तो इंटरेस्ट रेट चेंज होने से आपके बिजनेस ऑपरेशंस पे फ़र्क पड़ सकता है, तो वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। हाँ, जो चीज़ आपके कंट्रोल में है दैट इज़ आपकी न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी। आप अपनी स्ट्रेटजीज़ को अपने कंट्रोल में करते हैं, खुद से बनाते हैं, खुद से डिज़ाइन करते हैं, खुद से इम्प्लीमेंट करते हैं। चेंज इन कंपोजिशन ऑफ वर्कफोर्स, आप अपनी लेबर को कंट्रोल करते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं। उनके डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उसमें आप जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। आप कोई नया इक्विपमेंट ख़रीद सकते हैं, या फिर आप अपने एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपकी फोर्सेस हैं टुवर्ड्स चेंज। अब वो जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, आपकी चेंजिंग कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स हैं, उस पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि ये क्यों नीड्स एंड वांट्स जो है वो चेंज होती रहती हैं। देखें, सबसे पहले जो चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि पहली बात तो ये है कि कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स जो हैं वो वक्त के साथ चेंज होती रहती हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि आज से अगर 20 साल पहले की गाड़ी आप देखें और आज की गाड़ी आप देखें तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा। इसको अगर हम एक स्टेप आगे लेकर जाएं और अगर हम आपके मोबाइल फ़ोन्स की बात करें, तो आपके मोबाइल फ़ोन्स आज से 10 साल पहले सिर्फ फ़ोन कॉल करने और फ़ोन कॉल रिसीव करने के लिए थे, लेकिन आज वो चीज़ सेकेंडरी हो गई, और उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब आपकी एप्लीकेशंस हो गई हैं, आपके मोबाइल की स्पीड हो गई है। तो वो कंपनीज़, वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो मॉडल्स जो उस स्पीड के साथ compete नहीं कर पाए, वो मार्केट से ऑब्सोलीट हो गए। आप लोगों को तो शायद इतना मालूम ना हो, लेकिन हम लोगों ने स्टार्ट लिया था तो उस दौर में नोकिया पूरे पाकिस्तान में, पूरे एशिया में छाया हुआ था। हर महीने, हर 2 माह बाद एक नया सेट आता था और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिस्पॉन्स होता था पूरे पाकिस्तान में। लेकिन बाय द टाइम जैसे जैसे जो आपकी चीज़ें चेंज हुई कि यार ये माइक किसका ऑन है, ये इसको ऑफ़ करें प्लीज़। तो जैसे ही आपकी जो है वो मार्केट की रिक्वायरमेंट्स और नीड्स हैं वो चेंज हो गई, तो आपने ये किसका किसका शेयर हुआ है माइक? फ़हद, हु इज़ फ़हद? अपने माइक्स को म्यूट करो यार, शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वो जो हम बात कर रहे थे कंज्यूमर नीड्स की और वांट्स की, तो वो वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं, और यही प्रॉब्लम है कि कंपनीज उसके साथ एक्चुअली मीट नहीं कर पाती। अगर आप इसको फैशन इंडस्ट्री के साथ देखें तो आपके कलर्स चेंज होते रहते हैं, आपकी आपकी डिज़ाइनिंग चेंज होती रहती है, आपके फैशन ट्रेंड्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। और अगर मैं बात करूं कि एक दौर था कि जी जीन्स जो है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी, लोग ड्रेस पैंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे,
उनकी जो लेंथ मैटर कर रही थी, उनकी विड्थ जो है वो मैटर कर रही थी। अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज होके वो जीन्स पे आ गई और स्किनी जीन्स आ गई, और ड्रेस पैंट जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो मार्केट से ख़त्म होती जा रही है। तो ये चीज़ें सारी की सारी जो है वो साथ साथ कंपनीज़ को चेंज करना पड़ती हैं। और फिर आपके गवर्नमेंटल लॉज हैं। इसमें सबसे बेहतरीन एग्जांपल ये हो सकती है कि आप एक्सपोर्टर हैं और आप सपोज़ के गंदम एक्सपोर्ट करते हैं, आपका काम बिजनेस ही एक्सपोर्ट का है, और सुबह गवर्नमेंट ये अनाउंस कर देती है कि जी गंदम एक्सपोर्ट नहीं होगी, आप पहले अपनी लोकल नीड को पूरा करेंगे। तो अगर ये लॉ बन जाता है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी सारे के सारे बिजनेस मॉडल का सत्यानाश हो जाता है, क्योंकि आपका बिजनेस मॉडल ही एक्सपोर्ट्स का है। तो ये इस तरह से भी जो है वो गवर्नमेंट लॉज आपको जो है वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी आजकल आप क्राइसिस देख रहे हैं, फ्यूल प्राइस की लो करने की वजह से लोग जो है वो फ्यूल नहीं पूरी तरह से जो है वो उसको शेयर कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि लोग ये समझ रहे हैं कि शायद अगले महीने जो ये जून की लास्ट डेट है, इस पे फ्यूल की प्राइसेस जो है वो दोबारा से बढ़ जाएंगी। तो बजाय ये कि इस पूरे महीने में सस्ता बेचें, इसको रोकें, सो दैट कि आप उसको जो है वो अगले महीने में आप ज़्यादा प्राइस पे सेल कर सकें। तो ये गवर्नमेंट लॉज इस तरह से भी जो है वो आपकी बिजनेस ऑपरेशंस को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। फिर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। जैसे इस एग्जांपल इस बुक में उन्होंने बात की हुई है टेस्ला की और शेवरॉट वोल्ट की। तो कंपनीज अब इस बजट में भी आपने सुना होगा, अगर किसी ने फॉलो किया है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कार की तरफ चले गए हैं। एक दौर था कि पहले आप डीजल्स था, डीजल से फिर आप पेट्रोल इंजन्स पे आ गए, पेट्रोल इंजन से फिर आप जो है वो सीएनजीज पे चले गए, सीएनजी से फिर आप वापस पेट्रोल प्राइसेस पे आए, फिर आप पेट्रोल से फिर आपने उसकी एफिशिएंसी की बात की कि मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है वो होनी चाहिए एक पर किलोमीटर के हिसाब से। फिर उन्होंने देखा नहीं जी कि इससे इतनी एवरेज नहीं निकल रही, तो आप हाइब्रिड कार्स की तरफ चले जाएं कि आप वो डुअल चीज़ें हों, गाड़ी जो है वो फ्यूल पे भी चल रही हो और बैटरीज पे भी चल रही हो। वो भी जो है वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। अब जो है वो अल्टीमेटली 100% इलेक्ट्रॉनिक कार्स जो हैं वो हो गई हैं, इलेक्ट्रिक पावर्ड कार्स हो गई हैं। तो उस चीज़ की इजाज़त भी इस बजट में दे दी है। तो ये टेक्नोलॉजी में चेंजेस भी अल्टीमेटली आपके बिजनेस मॉडल को इफ़ेक्ट करेंगी कि कंपनीज़ के जिनके इतने अरबों खरबों के प्लांट्स हैं जो डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन बना रही हैं, तो उनको मार्केट में कम्पीट करने के लिए फिर नई नई टेक्नोलॉजीज़ को भी अडॉप्ट करना पड़ता है। फिर आपके पास इकोनॉमिक चेंजेस है। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका इंटरेस्ट रेट है, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। सपोज़ कि आप ये कहते हैं कि इसकी मैं एग्जांपल दिया करता हूँ कि आज से 10-12 साल पहले या थोड़ा ज़्यादा इसको कर लें, तो लोगों को अंदाज़ा ही नहीं था कि ऐसी कोचेज़ इस तरह से भी होती हैं जिस तरह से आज चल रही हैं। तो जब आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई डेवो के शेप में, लोगों ने देखा कि हाँ यार इस तरह से भी जो है वो सफ़र किया जा सकता है साफ़ सुथरे तरीके से। आपको सफ़र के दौरान अच्छा मील जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। तो उस चीज़ को फिर आपने compete किया और आपने ऑफ़र किया कि नहीं यार अब इससे रिलेटेड हमें भी जो है वो लोकल बिज़नेस भी करना चाहिए। और फिर आपने देखा कि लोकल ब्रांड्स भी उसमें आ गए, जिसमें आपका आजकल सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो बिलाल डेवो चल रहा है, कोस्तान वाले हैं। तो ये लोकल एग्जांपल्स आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाती हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपको स्मॉल स्केल पे बिज़नेस ऑपरेशंस की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में चंद साल पहले सिर्फ डीएचएल आता था बाहर से, और आप उसके थ्रू ही जो है वो बाहर भेज सकते थे। उस मॉडल को फॉलो किया लोगों ने और फिर टीसीएस बनाया, फिर टीसीएस के मॉडल को लोगों ने फॉलो किया, और अब आपको जगह जगह हर तरह के ऑनलाइन शॉपिंग में तो आपको हज़ारों जो है वो इस तरह की थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टेशन नज़र आ जाती हैं, लॉजिस्टिक्स नज़र आ जाती हैं कि जो आपको इस तरह की सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इन सारे मॉडल्स को फोकस करते हुए इस गवर्नमेंट ने आपके पाकिस्तान पोस्ट को भी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, और चीज़ें जो है वो कम पैसों में अच्छी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड वो एक्चुअली सारे का सारा जो है वो डिपेंड करता है आपके
पॉलिसीज़ पे। और फिर आपके पास यहाँ पे इंटरनल फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट आपकी स्ट्रेटजीज़ हैं कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से जो है वो चलाना चाहते हैं। कंपोजिशन ऑफ वर्क फोर्स है कि आप अपनी लेबर की इस तरह से जो है वो डिवीजन कर लें, कंपोजिशन कर लें कि आप उसमें चेंजेस कर सकें। या आप नया इक्विपमेंट ख़रीद लेते हैं जिसमें आप नई मशीनरी की बात कर लेते हैं, या आप अपने एम्प्लॉयज़ की एटीट्यूड की बात करते हैं जिसमें आप अपने ये कौन बोल रहा है भाई? जिसमें आप अपने एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड को चेंज करने की बात करते हैं। फिर ओ भाई किसका माइक ऑन है? चुप कर जाओ प्लीज़। वो कोई अपनी घर वालों के साथ बातें करी जा रहा है और हमें सबको सुनाई जा रहा है। हाँ जी, सबको सुनाई दे रहा है ना अब? अच्छा, फिर चेंज प्रोसेस की वो बात कर रहा है कि चेंज प्रोसेस का, अब चेंज प्रोसेस का बेसिकली आप समझ लें कि ये 3 स्टेप फार्मूला है जिसको आपको समझना है। और इस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास जो कोई भी पॉलिसी हो, जो कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव हो, उसको आपने पहले अपनी एक्चुअल पोजीशन से हटाना है, फिर आपने उसमें उसकी चेंजेस करनी है और फिर वापस आपने उसको उसकी पोजीशन पे ले जाना है। अब उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए वो आपको यहाँ पे एक एग्जिबिट यहाँ पे उसने दिखाया है जिसमें वो बात कर रहा है कि आप पहले उसको अनफ्रीज़ करेंगे, फिर आप उसमें चेंजेस करेंगे, उसको चेंजेस करने के बाद फिर आप उसको फ्रीज़ करेंगे। जैसे वो ये देखें यहाँ पे वो बात आपके लिए उसने एक शो किया है कि आपने अगर ट्रायंगल को कन्वर्ट करना है, आपने राउंड शेप में, तो आप पहले करेंगे क्या? आप उसको पहले अनफ्रीज़ करेंगे। अनफ्रीज़ का मतलब ये है कि आप उसको अपनी एक्चुअल पोजीशन से आप स्ट्रेट अवे ही उसको इस तरह से राउंड नहीं कर देंगे। आप आहिस्ता आहिस्ता आप उसको मोल्ड करेंगे टुवर्ड्स योर ओन रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव। और आप देखें जब आपने उसको अनफ्रीज़ किया तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी शेप जो है वो आपने चेंज करना शुरू की, और जब आपने उसकी एक्चुअल शेप अचीव कर ली तो आपने उसको रीफ्रीज़ कर दिया कि आपने वापस उसको उस जगह पे फिक्स कर दिया कि जहाँ से अब वो चेंज नहीं होगा। अगर आपने इसको दोबारा से वापस उस पोजीशन में लेके जाना है जो आपकी पहली पोजीशन थी, तो यही प्रोसेस आपका कन्वर्ट होगा कि आप पहले उसको यहाँ से अनफ्रीज़ करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप उसकी जो है वो शेप चेंज करते जाएंगे, चेंजिंग फेज़ आएगा आपका। और जब आप अपनी एक्चुअल पिक्चर पे आप पहुंच जाएंगे तो आप उसको वापस वहाँ पे फ्रीज़ कर देंगे। और ये बेसिकली आपका जो है वो 3 फेज़ प्रोसेस कहलाता है, 3 स्टेप चेंज प्रोसेस कहलाता है, और इसको हम काम वाटर्स मेटाफोर भी बोलते हैं। बेसिकली आपको समझाने का मकसद ये है कि फ्रीजिंग अनफ्रीजिंग जो है वो चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अक्सर लोग ये क्वेश्चन भी करते हैं कि लेवेंस का 3 स्टेप फार्मूला बताएं क्या होता है। तो लेवेंस का 3 स्टेप फार्मूला बेसिकली चेंज का यही है, अनफ्रीज, चेंज एंड रीफ्रीज। जब तक आप अनफ्रीज नहीं करेंगे आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने चेंज करके उसको रीफ्रीज नहीं किया तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने उसको फिक्स नहीं किया। जब आपने उसको फिक्स नहीं किया
तो दोबारा से वो चेंज भी हो सकता है। ये अब उसको वो काम वाटर्स मेटाफोर इसलिए लिख रहा है, इसको उन्होंने जो है वो पानी से रिलेट किया है कि आप जो है वो किस तरह से चीज़ों को अनफ्रीज, चेंज और रीफ्रीज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे जो है वो आपके पास मैंशनड है। अब जो चीज़ आपको लिए इम्पोर्टेंट है कि किन किन एरियाज़ में आप जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। तो आपके पास एक्चुअली 4 टाइप्स ऑफ चेंज हैं, जिसमें आप अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर सकते हैं, आप अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, आप अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज कर सकते हैं, और आप अपने लोगों को चेंज कर सकते हैं। अब जब आप स्ट्रेटजी में चेंजेस करेंगे तो उसका मतलब ये है कि मॉडिफाइंग द अप्रोच टू इंश्योरिंग द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। जब भी, ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट गोल क्या है, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस होनी चाहिए। अब वो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस, अगर तो आपका बिजनेस है तो आपकी प्रॉफिट अर्निंग होगी, अगर आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो आपके जो गोल्स हैं उनकी अचीवमेंट होगी, और अगर आप नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है तो आपके नॉन गवर्नमेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनजीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके गोल्स होंगे आपकी वो अचीवमेंट होगी। और अगर आप एनपीओ हैं तो फिर आपका डेफिनेटली जो सोल पर्पज़ है वो आपका वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी होगा, और आप स्ट्रेटजी में चेंजेस करेंगे ही इसलिए कि आप मैक्सिमम वेलफेयर जो है वो कर सकें। स्ट्रक्चर चेंज, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स एंड स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, कि आप स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से चेंजेस करना चाह रहे हैं, आप ढांचा तब्दील करना चाहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो भी आप इस तरह से ही जो है वो करेंगे कि आप अपने चीज़ों को अनफ्रीज करके, चेंज करके और उनको वापस रीफ्रेज करेंगे। टेक्नोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट, आप सपोज के इनोवेशन लाना चाहते हैं, आप चीज़ों को ऑटोमेशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो वो भी जो है वो आप कर सकते हैं थ्रू वर्क प्रोसेसेस, मेथड्स एंड इक्विपमेंट्स। और अगर आप अपने पीपल के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज करना चाहते हैं तो आप उनमें एटीट्यूड की चेंज करेंगे, आप एक्सपेक्टेशंस को चेंज करेंगे, आप उनकी परसेप्शंस को चेंज करेंगे, उनके बिहेवियर को चेंज करेंगे, और अल्टीमेटली आपके इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर्स को भी जो है वो आप चेंज करेंगे, सो दैट कि अल्टीमेट आपका चेंज करने का मकसद ये होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो अचीव की जा सके। तो ये उनको, इन 4 चीज़ों को उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इनको एक नज़र देख लीजिएगा। जो कोई क्वेश्चन होगा फिर हम वो क्वेश्चन जो है वो ले लेंगे। और जब हम पीपल्स चेंज की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस में जब लोगों की चेंज की बात की जाती है तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का नाम देते हैं, कि चेंज मेथड्स दैट फोकस ऑन पीपल एंड द नेचर एंड द क्वालिटी ऑफ इंटरपर्सनल वर्क रिलेशनशिप्स, इनको हम ओडी का नाम देते हैं। ये जब आप कभी एचआर की स्पेशलाइजेशन में जाएंगे तो वहाँ जाके आप ये कंप्लीट सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का नाम देते हैं। बेसिकली ये चेंज मैनेजमेंट ही है, लेकिन ये चेंज मैनेजमेंट स्पेसिफिकली रिलेटेड है आपके इंडिविजुअल्स के साथ और उनके इंटरपर्सनल वर्क रिलेशनशिप्स के साथ, और इसको हम नॉर्मली ओडी का नाम देते हैं। जब आप अभी तो आजकल तो शायद ये इतना काम नहीं चल रहा, लेकिन जब कभी क्लासेस जो है वो इंडस्ट्री का विज़िट करती हैं तो आप जब किसी एचआर डिपार्टमेंट में विज़िट करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि शायद किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में ओडी का डिपार्टमेंट भी हो, और उस ओडी के डिपार्टमेंट का बेसिकली मकसद ही ये है कि वो नई से नई चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, और उस नई से नई इम्प्लीमेंटेशन में बेसिकली जो टेक्निक्स वो यूज़ करते हैं वो चांदे कि यहाँ पे आपके पास गिवन है, जिसमें सेंसिटिविटी ट्रेनिंग है, आपकी टीम बिल्डिंग है, इंटर ग्रुप जो है वो डेवलपमेंट है, प्रोसेस कंसल्टेशन है, सर्वे फीडबैक है। और ये सारे के सारे काम आप करते इसलिए हैं ताकि आप इफ़ेक्टिव इंटरपर्सनल वर्क रिलेशनशिप्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकें। अब इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपकी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, a method of changing behavior through unstructured group interaction, team building activities that help team members learn how each member thinks and works, changing attitudes, stereotypes, perceptions that works groups have about each other. An outside consultant helps the manager understand how interpersonal processes are affecting the way work is being done. और फिर सर्वे फीडबैक, अ टेक्निक फॉर असेसिंग एटीट्यूड्स एंड परसेप्शन, आइडेंटिफाइंग discrepancies in these and resolving the differences by using survey information in the feedback group.
ये सारी की सारी जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं इनको बेसिकली हम ओडी टेक्निक्स का नाम देते हैं, जिसमें आप उनकी ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, टीम बिल्डिंग कर रहे हैं, इंटर ग्रुप डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्रोसेस कंसल्टेशन कर रहे हैं, सर्वे फीडबैक कर रहे हैं। अक्सर आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशंस में कि जी ट्रेनिंग चल रही हैं, टीम बिल्डिंग की ट्रेनिंग चल रही है, जी प्रोसेस कंसल्टेशन की ट्रेनिंग चल रही है, ये हमारे सर्वे फीडबैक का जो है वो सिलसिला चल रहा है। तो जिन ऑर्गेनाइजेशंस में ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो बेसिकली अपनी ओडी पे काम कर रहे होते हैं, और ओडी का मकसद और ओडी का पर्पस ही बेसिकली क्या है जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ओडी रिप्रेजेंट्स व्हाट, आपका change, and that change basically represents your people and nature and quality of their interpersonal work relationships। अब जो चीज़ मैनेजर के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपने उस चेंज को मैनेज कैसे करना है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पहले पता हो कि लोग इस चेंज को रेजिस्ट क्यों करेंगे। जब कभी भी आपके सामने चेंज की बात की जाएगी तो एक वर्ड उसके साथ लाजमी याद रखिएगा, रेजिस्ट। जब भी आप कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं या पॉलिसी में चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लोग लाजमी तौर पे जो है वो उसको रेजिस्ट करेंगे। रेजिस्ट करने का मतलब ये होता है कि उसमें क्वेश्चन करेंगे, रिकॉर्ड डालेंगे, पूछेंगे जी कि क्यों चेंज कर रहे हैं। तो उसकी रिकग्निशन जो है वो, उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो आपको इम्पॉर्टेंट जो है वो आपके लिए होनी चाहिए। और एक चीज़ चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप बिला वजह एम ही चीज़ें चेंज नहीं करते। तो देयर शुड बी सम पर्पस, देयर शुड बी सम एम, देयर शुड बी सम ऑब्जेक्टिव बिहाइंड एवरी चेंज। जब आप उस चेंज को अंडरस्टैंड खुद कर लेंगे तो आप बेहतर तरीके से बाकी लोगों को भी कन्विंस कर पाएंगे। जब हम कन्विंस करने की बात करते हैं, इन्फ्लुएंस करने की बात करते हैं, तो ये कन्विंसिंग पावर और इन्फ्लुएंस जो है ये बेसिकली किसी भी एक सक्सेसफुल मैनेजर की रिक्विजिट्स में शामिल है कि लोग उसकी बात पे यकीन कर रहे हों। इसकी बेस्ट एग्जांपल आप लोगों ने शायद सुनी हो, घर में भी शायद बड़े आपके बात करते हो, टीवी पे भी अक्सर ये चीज़ आती है कि जब डिवीज़न हो रही थी इंडिया पाकिस्तान की, तो कायद आज़म एक जगह पे स्पीच कर रहे थे और वहाँ पे उन्होंने वो इंग्लिश में बात की उन्होंने, तो लोग सामने जो खड़े थे तो उसमें से एक बंदे ने दूसरे से पूछा कि ये तो इंग्लिश में बात कर रहा है, तुम्हें क्या समझ आ रही है? तो उसने ये कहा कि मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये जो भी बोल रहा है ये सच बोल रहा है। ये है आपका एतमाद अपने लीडर पे। लेकिन ये चीज़, ये लीडरशिप और ये एतमाद आज आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ कोड करने का, आपको समझाने का, बताने का मकसद और पर्पज़ ये है कि आप जो काम कर रहे हैं उस चीज़ पे आपका इतना कॉन्फिडेंस हो कि लोगों को भी ये लगे कि अगर ये आप बात कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आप ठीक होंगे। इस चीज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप पहले आपका सच्चा होना ज़रूरी है। और ऑर्गेनाइजेशंस में और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी। अभी तो मैं आज सुबह भी एक चीज़ देख रहा था कि उन्होंने एक न्यूज़पेपर कटिंग थी, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि उसमें उसने लिखा हुआ था, अब अगर वो मुझे मिल जाए, कि कोरोना ने जो है वो हमें एक्सपोज़ कर दिया। वो एक्सपोज़ किस तरह से कर दिया कि जी जब मास्क की बारी आई तो वो जो 3 रुपये वाला मास्क था वो 20 का हो गया। सैनिटाइज़र की बारी आई, 200 वाला था वो 1000 का हो गया। फिर मेडिसिन की बारी आई तो 600 वाली 6000 की हो गई। वो टेम्परेचर गन की बारी आई तो 20 वाला 200 वाला 600 वाला जो है वो 8-8 हज़ार का हो गया। अब जब आके उस इंजेक्शन्स की बारी आई तो वो 2-2 लाख का बिक रहा है। अब जब प्लाज्मा की बारी आई है तो लोग उसको 6-6 लाख में बेच रहे हैं। तो
इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह की पब्लिक में चीज़ों को चेंज करना और उनको समझाना सिखाना जो है वो एक बहुत मुश्किल टास्क है। तो एज ए नेशन हम लोग जो है वो बहुत पीछे जाते जा रहे हैं। और अभी पिछले दिनों, कल शाम की बात है, अगर आप में से किसी ने सोशल मीडिया फॉलो किया है या वैसे ही मीडिया फॉलो करते हैं, तो लोग यास्मिन राशिद के जो पीछे पड़े हुए हैं कि जी उसने जो है वो हमें ये कह दिया और लाहौरियों को उसने ये कह दिया। तो बेसिकली कहने का, समझाने का या बात करने का मकसद ये है कि हम लोग सच तस्लीम करने को तैयार नहीं है और हम लोग किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। कितनी दफ़ा गवर्नमेंट ने ये चीज़ समझाई है, लेकिन हम लोग उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक किस्म के इग्नोरेंट हैं। खैर बहरहाल, इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग के लिए और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास आपने कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ करनी है टू रिड्यूस रेजिस्टेंस टू चेंज। उसके लिए आपके पास यहाँ पे उसने चंद एक टेक्निक्स यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, जिसमें सबसे पहले है एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, कि आप लोगों को एजुकेट करें और लोगों के साथ कम्युनिकेट करें। जब भी आप चीज़ों को छुपाना शुरू कर देंगे तब भी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और जैसे जैसे आप चीज़ों को छुपाएंगे तो दैट मीन्स कि फिर लोगों में उतनी ज़्यादा क्यूरोसिटी होगी, लोग परेशान होंगे, एक दूसरे से पूछते फिर रहे होंगे, तब भी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। पार्टिसिपेशन है, लोगों को इन्वॉल्व करें अपने साथ, उनको उनकी पार्टिसिपेशन को जो है वो मलूज़ ख़ातर रखें। फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। निगोशिएट करें लोगों के साथ, मैनिपुलेशन एंड कोऑप्टेशन करें। अगर कोई चीज़ जो है वो, कोई चीज़ अच्छी आपको देखने को सुनने को मिलती है तो उस चीज़ को भी जो है वो आप साथ लेके चलते हुए कोर्शन करें। और फोर्सफुली जो है वो भी जो है वो आप इस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कर रहे हैं। कोर्सिव एक्शन होता है कि आप ज़बरदस्ती चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे होते हैं, तो ज़बरदस्ती ये बेसिकली आपका लास्ट ऑप्शन होता है जिस पे और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये जो स्मार्ट लॉकडाउन और कर्फ्यू की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली आपका कोर्सिव एक्शन है कि जिसमें आप बिल्कुल आखिरी हद पे चले गए हैं कि लोग आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तो फिर अल्टीमेटली आपको जो है वो लॉकडाउन या दरवाजे बंद करने पड़ते हैं कि लोग बाहर ना निकलें। फिर कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन मैनेजिंग चेंज, सबसे इम्पॉर्टेंट लीडिंग चेंज, कि आपकी चेंज में आपका लीडरशिप रोल होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ख़ुद चेंज से डरे हुए हैं, अगर आप ख़ुद घबराए हुए हैं, तो यकीन करें कि आप उस चेंज को कभी भी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एक कल्चर डेवलप करें जिसके लिए आपका उस कल्चर में ढलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जो पार्टीशन की अगर हम वापस बात करें, और जब ये पार्टीशन हो रही थी तो एक पूरे इंडिया में एक उस वक्त में एक पूरी हवा चल रही थी कि जी कुछ होने वाला है और चेंज आने वाली है, मुल्क बनने वाला है, बस तैयारी कर लें, किसी वक्त भी कॉल आएगी और हम उठ के अगले तरफ चले जाएंगे। वो एक सिनेरियो बिल्ड करना, वो ऑर्गेनाइजेशंस में एक कल्चर बिल्ड करना, ये बेसिकली आपके मैनेजर की एज ए लीडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप लोगों को किस तरह से जो है वो उस तरफ ले कर आते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको करना जो है वो इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशनल फैक्टर्स, सिचुएशनल फैक्टर्स ये बिल्कुल इसी तरह से ही है जैसे कि आप जो कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड है, कि आप सिचुएशन रिलेटेड चीज़ों की आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ पे आपने क्या डिसीजन लेना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वॉल्व हैं उस चेंज में। अगर तो आप चीज़ों को कीनली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, एक एक स्टेप को खुद फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आप उन सिचुएशंस को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल या अनफेवरेबल कंडीशंस को आप चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने चीज़ों को बिल्कुल ओपन छोड़ दिया है तो जो पॉजिटिव चेंजेस भी होंगी, जो फेवरेबल कंडीशंस भी होंगी, वो अल्टीमेटली आपके लिए जो है वो अनफेवरेबल होती जाएंगी। तो उनको भी आपने जो है वो कंट्रोल करना है। और फिर
जब लोग रेजिस्ट करते हैं, रेजिस्टेंस जब बढ़ जाती है तो फिर वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू एम्प्लॉई स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस आजकल आपके सोशल मीडिया पे तो स्ट्रेस का बहुत चर्चा है। जो पिछले दिनों जो सुसाइड एक अटैम्प्ट की इंडिया में, तो वो भी बेसिकली स्ट्रेस और डिप्रेशन का ही एक आउटकम था। तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप लोगों के साथ चीज़ों को शेयर करें, डिस्कस करें और उनके प्रॉब्लम्स को जो है वो एड्रेस करें। स्ट्रेस एंड एडवर्स रिएक्शन पीपल हैव टू एक्सेसिव प्रेशर प्लेस्ड ऑन देम फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड्स, कंस्ट्रेंट्स और अपॉर्चुनिटीज़। एक ऐसा एडवर्स रिएक्शन ऑपोजिट है, नेगेटिव रिएक्शन है वो जो लोग डिस्प्ले करते हैं जब उन पे ओवर डिमांड कर दी जाती है, एक्स्ट्रा प्रेशर दे दिया जाता है, उनके ऊपर जो है वो ज़बरदस्ती कर दी जाती है, या अब इसको कह सकते हैं कि आप पे कुछ पाबंदियां लगा दी जाती हैं। तो जैसे मैं अगर बात करूं कि स्ट्रेस की अगर हम बात की करें तो आजकल के घरों में बहुत ज़्यादा जो देखने को चीज़ आ रही है वो ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कैद से होके बैठ गए हैं घरों में। और ये चीज़ जो है वो आपके इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ में स्ट्रेस फैक्टर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है कि इस जिस एज में लोगों को बाहर निकलना चाहिए, घुलना मिलना चाहिए, देखनी चाहिए, एक्सप्लोर करनी चाहिए, वो उस चार दीवारी में बंद होकर बैठ गए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके स्ट्रेस को बिल्ड करने का। आपने सुना होगा पिछले दिनों में पंजाब गवर्नमेंट ने पार्क्स को ओपन कर दिया। उन पार्क्स को ओपन करने का सबसे बड़ा फैक्टर यही था कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स जो डेली सुबह घर से निकल के वॉक करते थे, घूमते फिरते थे, जब आप उनको घरों में कैद कर देंगे तो वो भी एक स्ट्रेस का जो है वो फैक्टर बनता है। और फिर अल्टीमेटली हुकूमत ने ये डिसाइड किया कि नहीं, इस चीज़ को हमें ओपन करना चाहिए सो दैट कि दे कैन गो आउट, वो अपनी एक्सरसाइज कर सकें, वो लोगों के साथ घुल मिल सकें, सो दैट कि उनका जो स्ट्रेस फैक्टर है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो कंपनीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस चीज़ को इम्पोर्टेंस मिलती है कि आपने एम्प्लॉयज़ में स्ट्रेस जो है वो नहीं बनने देनी। अब स्ट्रेसर क्या होता है? द फैक्टर्स दैट कॉज स्ट्रेस। आपके डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो जो कॉज करते हैं आपके स्ट्रेस को, वो स्ट्रेसर्स कहलाते हैं। जिसमें रोल कॉन्फ्लिक्ट्स है, वर्क्स एक्सपेक्टेशंस दैट आर हार्ड टू सेटिस्फाई, कि आपको जो काम दिया गया है वो बहुत मुश्किल है, वो उसमें प्रॉब्लम्स हैं। रोल ओवरलोड है कि जो आपको काम दिया गया है वो आपकी हैसियत से या आपकी जो परफॉर्मेंस है वो उससे ज़्यादा है। तो आपको जो क्या इसको कह सकते हैं, आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ या आपको जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं वो उससे ज़्यादा है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि आपको ये कहा गया है कि आपने गाड़ी 120 किलोमीटर पे चलानी है और गाड़ी का जो मैक्सिमम मीटर है वो 100 है, तो आप 100 मीटर वाली गाड़ी को 120 कैसे चला सकते हैं? तो वो बेसिकली आपका रोल ओवरलोड है। और फिर रोल एम्बिग्यूटी है, व्हेन रोल एक्सपेक्टेशंस आर नॉट क्लियरली अंडरस्टूड। एम्बिगुअस मीन्स वेग मीन्स के जो चीज़ें अनक्लियर होती हैं, गैर वाज़ेह होती हैं, मुबहम होती हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा काम बता दिया गया है जो कम्प्लीटली क्लियरली आपको जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो तब भी जो है वो चीज़ आपको परेशान करती है। और फिर ये पर्सनालिटी बी, ये पर्सनालिटी की चीज़ें हैं। जब आप आगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पर्सनालिटी को डिस्कस करेंगे तो इसको हम वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पे आपके लिए जो है वो इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। स्ट्रेस के सिम्टम्स आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नंबर 1 आपके लिए साइकोलॉजिकल होते हैं, बिहेवियरल होते हैं और फिज़िकल होते हैं। साइकोलॉजिकल क्या है? जॉब रिलेटेड डिससेटिस्फेक्शन, टेंशन है, एनजाइटी है, इरिटेबिलिटी है, बॉर्डम है, प्रोक्रास्टिनेशन है। बिहेवियरल के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंजेस इन प्रोडक्टिविटी, एब्सेंटिज्म, जॉब टर्नओवर, चेंजेस इन ईटिंग हैबिट्स, इंक्रीज स्मोकिंग और कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, रैपिड स्पीचिंग, फिजिटिंग एंड स्लीप डिसऑर्डर्स, ये तो हम सब में ही हैं। फिजिकल की अगर हम बात करें तो चेंजेस इन मेटाबॉलिज्म, increased heart and breathing rates, raised blood pressures, headaches and potential of heart attacks। अब आप ये देख रहे हैं
अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो सीनियर सिटीजन्स के लिए हमने जो है वो पार्क्स को ओपन कर दिया, उसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक जो है वो इन तीनों चीज़ों से ही है। वो घर बैठे परेशान हैं, बोर हो रहे हैं, डिससेटिस्फाइड हैं, बिहेवियल चेंजेस में बिला वजह गुस्सा करी जा रहे हैं, हर आते जाते को डांटते जा रहे हैं, ना सोने का पता है ना खाने का पता है, कोई टाइम ज़िंदगी में कोई टाइम टेबल नहीं रह गया। और जब आपके खाने पीने में कोई टाइम टेबल नहीं रहता तो डेफिनेटली फिर आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। जब आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है तो आपके हार्ट इश्यूज़ आते हैं, हार्ट इश्यूज़ आते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ आ जाते हैं, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ आते हैं तो आपका सर दुखता है, वो होता है तो फिर अल्टीमेटली आपके पोटेंशियल ऑफ हार्ट अटैक है। और हार्ट अटैक तो इसको एक्सप्लेन करने की ऐसे ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको जो है वो सेहत तंदुरुस्ती दे, और आपके घर वालों को भी और हमारे घर वालों को भी। तो हाउ कैन स्ट्रेस बी रिड्यूस्ड, इस स्ट्रेस को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपकी काउंसलिंग है कि लोगों की बात सुने, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। वो अभी मेरे पास एक एसएमएस भी आया हुआ है तो मैं वो शेयर करूँगा आपके सीआर के साथ, तो सीआर आपके साथ शेयर कर देगा। वो एक बड़ा अच्छा मैसेज उसने वहाँ पे दिया हुआ है कि आप लोगों को सक्सेस सेलिब्रेट करना तो सिखा देते हैं, लेकिन आप लोगों को फेलियर फेस करना नहीं सिखाते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा इंडिविजुअल्स का और पाकिस्तानी मैं अगर बात करूं हमारी सोसाइटी का, वो ये है कि हम लोगों को ये तो मालूम है कि अगर आप जीत जाते हैं, अगर आप कोई चीज़ अचीव कर लेते हैं, तो आपको बड़े अच्छे से मालूम है कि इसको सेलिब्रेट कैसे करना है, मैंने किस तरह से जो है वो इसको लेके चलना है, और हाउ टू एंजॉय द सक्सेस। लेकिन बचपन से लेके आज तक किसी ने ये नहीं सिखाया कि अगर आप कभी ज़िंदगी में खुदा ना खास्ता किसी फेलियर को फेस करते हैं, आप ज़िंदगी में फ़ेल हो जाते हैं किसी चीज़ पे, तो उस फेलियर को फिर आपने कैसे मैनेज करना है ये किसी ने नहीं सिखाया। ना हमें घर से सीखने को मिलता है, ना स्कूल कॉलेज में सिखाते हैं, ना यूनिवर्सिटी में सिखाते हैं। जब आप अपनी 16 साल की एजुकेशन में ये चीज़ नहीं सीखते तो अल्टीमेटली जब आप ऑर्गेनाइजेशंस में जाके बैठते हैं तो वही चीज़ फिर आप वहाँ पे प्रैक्टिस भी करते हैं, और अल्टीमेट आपका जो है वो क्या डिसीजन होता है कि वही जो चीज़ आप अभी न्यूज़ में देख रहे हैं कि लोग अपनी नस काट लेते हैं, छलांग लगा देते हैं, एक्सीडेंट कर लेते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें फिर आपको देखने को मिलती हैं। तो आप इस चीज़ को आप जिस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपके टाइम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स भी हैं कि आप लोगों को टाइम दें, आप उनके वेलनेस प्रोग्राम्स की भी बात करें। ये वो चीज़ें हैं, आप अगर जब जब कभी आप अपने अपने ऑफिस में जाके इंशाल्लाह बैठेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आपकी जॉब में उन्होंने सेंटर में 1 घंटा रखा हुआ है जो आपके लिए ऑफ है, वो ब्रेक है। वो ब्रेक क्यों इम्पॉर्टेंट है? वो ब्रेक इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जिसमें आप एक तो आप लंच ब्रेक करते हैं और अपने सारे लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठ के गपशप करते हैं। आप एक आपका वो जो रिफ़्रेशिंग का बटन है वो दब जाता है, तो आप मेंटली फ्री हो जाते हैं, आप आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बातें करते हैं, सो दैट कि आपका अगर आप पे कोई पिछले 3-4 घंटे से कोई स्ट्रेस था, कोई प्रेशर था, तो उसको रिलीज़ कर दिया जाए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फिर उस स्ट्रेस को, उस 1 घंटे को आपने किस तरह से स्पेंड करना है। कंपनीज़ ने आपको अच्छे लॉन्स दिए हुए हैं, अच्छा अच्छी खूबसूरत कंफर्टेबल मस्जिद दी हुई है, आपको अच्छा रेस्ट एरिया दिया हुआ है, सो दैट कि अगर आपने वो 1 घंटा जो स्पेंड करना है आप उसको अच्छे तरीके से स्पेंड कर सकें। ऑर्गेनाइजेशंस तो इस लेवल तक जा चुकी हैं कि आपको आपके वर्किंग आवर के बाद 4-5 बजे जब आप ऑफ़ कर देते हैं तो आप, उन्होंने बड़ा अच्छा एक जिम वहाँ पे दिया हुआ है कि आप अपने ऑफ़ करने के बाद जाएँ, जाके जिम करें और अपनी बॉडी को जो है वो आप फिट रखें। तो ये चंद एक ऑप्शंस डिफरेंट आपको मिलते हैं। वो वहाँ पे आपने उसी लंच ब्रेक में आपने वहाँ पे उनको स्नूकर दिया हुआ है, टेबल टेनिस दिया हुआ है कि आप वहाँ पे वो खेल सकें, चीज़ों को अपना टाइम स्पेंड कर सकें, हेल्दी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें। तो ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट में आती हैं। फिर इनोवेशन, क्रिएटिविटी और इनोवेशन में डिफरेंस क्या है? द क्रिएटिविटी द एबिलिटी टू कंबाइन आइडियाज़ इन अ यूनिक वे और टू मेक अनयूजुअल एसोसिएशंस बिटवीन आइडियाज़, और इनोवेशन टेकिंग क्रिएटिव आइडियाज़ एंड टर्निंग देम इनटू यूजफुल प्रोडक्ट एंड और वर्क मेथड्स। अब इन दो चीज़ों पे बेसिकली आपने काम करना है। जब भी हम चेंज की बात कर रहे होते हैं तो ये चेंज बेसिकली आपके इन दो फंक्शंस के आसपास ही घूम रही होती है, आपकी क्रिएटिविटी पे और आपकी इनोवेशन पे। और उस इनोवेशन को आपने स्टिमुलेट किस तरह से करना है, आपके पास यहाँ पे वो बता रहा है
कि स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स क्या हैं, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स हैं, अबंडेंट रिसोर्सेज हैं, हाई इंटर यूनिट कम्युनिकेशन है, मिनिमल टाइम प्रेशर है, वर्क एंड नॉन वर्क सपोर्ट है जिसकी अभी हमने बात की। ह्यूमन रिसोर्स वेरिएबल्स में हाई कमिटमेंट टू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, हाई जॉब सिक्योरिटी है, क्रिएटिव पीपल है। कल्चरल वेरिएबल्स में एक्सेप्टेंस ऑफ एम्बिग्यूटी, टॉलरेंस ऑफ द इम्प्रैक्टिकल, लो एक्सटर्नल कंट्रोल्स, टॉलरेंस ऑफ रिस्क, टॉलरेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, फोकस ऑन एंड्स, ओपन सिस्टम फोकस, पॉजिटिव फीडबैक। ये सारी की सारी बेसिकली आपके वो फैक्टर्स हैं जो आपकी इनोवेशन को स्टिमुलेट करते हैं। इसमें से अगर आप किसी एक फैक्टर को, सपोज कि मैं ये कहता हूँ कि आप अगर इस पर टॉलरेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात करें कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और वो कॉन्फ्लिक्ट आपके साथ आपके करियर में 6 साल 7 साल 8 साल जो हैं वो आपके साथ वो नथी कर दिया जाए, तो अल्टीमेटली वो क्या होगा कि आपकी जो इनोवेटिव एबिलिटीज़ हैं उस पर इफ़ेक्ट आएगा। एक दिन आएगा कि आप कहेंगे कि यार बस मेरे से अब कोई नई चीज़ मेरे से एक्सपेक्ट ना करें, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अब कुछ नया नहीं करना चाह रहा। तो बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ों का होना आपकी जो है वो इनोवेशन को स्टिमुलेट करता है। तो इन सारी चीज़ों का होना और इसकी अवेलेबिलिटी का होना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इन्हीं वेरिएबल्स को वो यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि वो बात क्या कर रहा है। इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसको यहाँ पे मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँ। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आएगी तो फिर हम उस पर डिस्कस भी कर लेंगे, लेकिन ये सारे का सारा डिपेंड करता है कि अगर आप पढ़ेंगे तो ही चीज़ें समझ आएंगी, अदरवाइज़ तो चीज़ें आपके सर से गुजर जाएंगी। फिर इनोवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिसरप्टिव इनोवेशन होती है। इनोवेशन इन प्रोडक्ट्स सर्विसेज एंड प्रोसेसेस दैट रेडिकली चेंज एंड इंडस्ट्रीज रूल्स ऑफ गेम्स, इसको हम डिसरप्टिव इनोवेशन बोलते हैं। और जैसे वो यहाँ पे ये देखें आपके पास यहाँ पे वो एक्सप्लेन भी कर रहा है कि कॉम्पैक्ट डिस्क होती थी, सीडीज़ जिसको बोलते थे, और फिर वो एप्पल आईट्यून्स जो है वो आ गई। फिर आपके कार्बन पेपर थे, फिर कॉपी मशीन्स आ गई, कैनवस टेनिस शूज़ थे, फिर नाइकी एथलीट शूज़ आ गए, पोर्टेबल रेडियोज़ थे, वॉकमैन आ गए, वॉकमैन थे तो आईपॉड आ गया, टाइपराइटर्स थे तो पीसी आ गए, न्यूज़पेपर्स थे तो सीएनएन आ गया, टीवी था तो नेटफ्लिक्स आ गया, इंसाइक्लोपीडियाज थे तो विकीपीडिया आ गया, येलो पेज थे तो गूगल आ गया, टैक्सीज़ थी तो ऊबर आ गया, लॉयर्स थे तो लीगल जूम आ गया, अब पेपर बैग बुक्स थी तो किंडल आ गया। अब ये आप लोगों को शायद ना मालूम हो, लेकिन सारी दुनिया आजकल इसी पे काम कर रही है कि जहाँ पे किंडल को फॉलो कर रहे हैं कि सारे लोग अब फिज़िकल बुक्स नहीं पढ़ते, अब इलेक्ट्रिक बुक्स ही पढ़ते हैं, ई बुक्स ही पढ़ते हैं। वो एक छोटी सी डिवाइस होती है, बुक रीडिंग डिवाइस, और उसका लेआउट भी जो है वो ऑलमोस्ट पेज लाइक ही होता है। वो उसका सारा का सारा स्ट्रक्चर वैसे ही लग रहा होता है जैसे आपने किताब हाथ में पकड़ी हुई है, लेकिन वो होती है ऐसा, बल्कि बड़ी हल्की फुल्की सी स्क्रीन ही होती है। तो ये बेसिकली सारी की सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। ये अगर आप इसको ना भी पढ़ेंगे तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको इम्प्लिकेशंस जो हैं वो यहाँ पे आपने लाजमी पढ़नी है, जिसमें एंटरप्रेन्योर्स हैं, कॉर्पोरेट मैनेजर्स हैं और करियर प्लानिंग है। ये 3 चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं कि चेंज की इम्प्लीकेशंस बेसिकली क्या है। एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर बेसिकली आपका बिजनेस ओनर है, और उसके लिए जो है वो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो चेंज को इम्प्लीमेंट करे और उसको अंडरस्टैंड करे। और फिर आपके कॉर्पोरेट मैनेजर्स हैं, कॉर्पोरेट मैनेजर्स आपके उन एंटरप्रेन्योर्स के नीचे काम करते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसी भी एक बिज़नेस के सक्सेस या फेलियर को वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा जाता है। तो जो आपके गोल्स की आइडेंटिफिकेशन होती है और जो गोल्स की एलोकेशन होती है, रिसोर्स की एलोकेशन होती है, वो ये कॉर्पोरेट मैनेजर्स ही जो है वो करते हैं। और फिर आपकी करियर प्लानिंग ये इंडिविजुअली आपके साथ रिलेट करती है कि आप अपने करियर को किस तरह से प्लान करते हैं और अपने करियर पाथ को किस तरह से लेके चलते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप पे और आप उसको किस तरह से जो है वो अचीव करते हैं। ये इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो अनएम्प्लॉयमेंट का ये हाल है कि आप करियर प्लानिंग की तो बात ही ना करें, लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं।
कि आपने डिग्री एक की हुई है, काम आप दूसरा कर रहे हैं, इस चीज़ को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। कि आपने किया हुआ मार्केटिंग का काम आप फाइनेंस कर रहे हैं, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन अगर आपने डिग्री एमबीए की हुई है और आप फारिग फिर रहे हैं तो वो अनएम्प्लॉयमेंट है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो ये चीज़ें बेसिकली आपके साथ रिलेट करती हैं, एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव फ्रॉम दिस चैप्टर। और इस चीज़ को, इस चैप्टर के ये चंद एक लर्निंग आउटकम्स हैं जो हर एक चैप्टर के एंड पे दिए जाते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपने इस पूरे चैप्टर में एक्चुअली डिस्कस क्या किया है। और ये चंद एक रिव्यू क्वेश्चंस भी हैं, और क्योंकि आपका पेपर पता नहीं होता है कि नहीं, तो देखेंगे बाद में वो एंड पे जाके जब कोई डिसीजन आएगा कि क्या करना है। अभी तक के लिए अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन ले लें। मैं आप सबके माइक भी जो है वो ओपन कर देता हूँ। जी, क्वेश्चंस फ्रॉम एनीबॉडी। यूनिवर्सिटी में क्लासेस होती थी तो वो मीटिंग्स आ गई। हाँ, यू कैन से इनोवेशन है ये। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ ले प्लीज़। सर ये अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट का दोबारा था ना कि कौन सा होता है और कौन सा होता था? थोड़ी आवाज़ कट गई थी तब। अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या है कि आपने कोई एज एन इंडिविजुअल आप जॉब करना चाह रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही, ये अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक हो गया। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट ये है कि आपने सपोज़ कि एमबीए फाइनेंस किया है और जॉब आपको मार्केटिंग की मिली है, तो वो आप अंडर एम्प्लॉयड हैं कि आप अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन से नीचे काम कर रहे हैं, तो दैट इज़ योर अंडर एम्प्लॉयमेंट। ओके सर, ठीक हो गया, और थैंक यू सर। अब आप देखें कि पाकिस्तान में कितने लोग जो हैं अंडर एम्प्लॉयड हैं। मेरे हिसाब से ज़्यादा पाकिस्तान अंडर एम्प्लॉयड है कि हम पढ़ते कुछ हैं और आगे जाके मार्केट में करते कुछ और ही हैं। यस सर, एब्सोल्युटली। जी, कोई और क्वेश्चन अगर हो आपका तो क्वेश्चन ले लें। वो पढ़ते भी हैं कि नहीं, बस ऐसी बातें बनी हुई हैं। सर जैसे ये हमारा एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो अगर एक गवर्नमेंट लॉज हमारे